न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। यूपी के बरेली में पुलिस के फ्लैग मार्च के समय लोगों ने फूलों की बारिश की। कोरोना से लड़ाई में एकजुटता और सामाजिक संदेश देते हुए मुस्लिम महिलाओं और धर्मगुरुओं ने पुलिस का स्वागत किया। लॉकडाउन में उनके काम की तारीफ की। लोगों की इस पहल का पुलिस ने भी शुक्रिया अदा किया। इस बीच ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अमरोहा की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों ने पुलिसकर्मियों का फूलों से स्वागत किया। फूलों की बारिश की गई और पुलिस ने भी शुक्रिया अदा किया। ये देखिए, ये फूल यहाँ पर रखे गए और फूलों की बारिश होती रही। लगातार पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं लोगों की हिफाजत के लिए और इसी को लेकर के लोगों ने फूलों की बारिश की। पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन का इंतजाम किया। नेताओं के आम लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने की खबरें तो देश भर से सामने आ रही हैं, लेकिन शशि पांजा ने कोलकाता में बच्चों को खेलने के लिए लूडो और सांप सीढ़ी जैसी गेम भी बांटी। और इसके लिए वो कुछ लोगों के साथ श्यामपुर इलाके में पहुंची। सामान बांटने के लिए सड़क पर एक टेबल लगाई गई, जिस पर लूडो और सांप सीढ़ी गेम और थैलों में भरा सामान रखा नजर आया। इसके बाद मंत्री शशि पांजा ने एक एक कर इलाके के बच्चों को घर पर खेली जाने वाली लूडो और सांप सीढ़ी गेम बांटी। बच्चों को गेम बांटने के बाद शशि पांजा ने खुद उनके साथ लूडो भी खेली। ये बड़े भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, सब एक संग मिलके भी खेल सकते, तो घर पे रहेंगे। बच्चों के साथ बड़ों को घर का जरूरी सामान भी दिया गया और इस दौरान सावधानी बरतते हुए लोगों को एक दूसरे से कुछ फीट के फासले पर एक कतार में खड़ा किया गया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को लंदन के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। जॉनसन 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और रविवार को उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। हालांकि उस समय इसे रूटीन चेकअप ही बताया गया। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक जॉनसन होश में हैं। उन्हें फिलहाल वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। बोरिस जॉनसन अस्पताल में दाखिले से पहले तक प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने विदेश मंत्री डोमिनिक राब को पद संभालने की जिम्मेदारी दे दी है। देश में नदियों की सफाई का जो काम लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद कई साल में भी नहीं हो पाया, वो कुछ दिनों के लॉकडाउन ने कर दिखाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद से गंगा और यमुना करीब 40% तक साफ हो चुकी हैं। और ये सफाई ऐसी है कि किसी आम आदमी को भी साफ दिखाई देने लगी है। दिल्ली में यमुना का पानी पहले काला दिखाई देता था। यमुना के पास से गुजरो तो बदबू से बचने के लिए नाक ढकनी पड़ती थी, लेकिन अब न तो यमुना का रंग काला है और न ही नदी से बदबू आ रही है। यमुना शांत और स्थिर पड़ी है, तो उसकी वजह है लॉकडाउन। डीएनडी से हम यमुना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यकीन मानिए यहाँ आज बदबू भी नहीं आ रही है। वजह साफ है कि इंडस्ट्री बंद होने से जो कचरा यमुना में गिरता था वो बंद हुआ है। दिल्ली समेत पूरे देश की हवा तो लॉकडाउन के कारण पहले ही साफ हो चुकी है। अब यमुना साफ होने के बाद दिल्ली सरकार ने नए सिरे से इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। पूरे लॉकडाउन के दौरान जो पोल्यूशन को लेकर के परिस्थितियां बनी है, उसका डिपार्टमेंट आकलन करेगा और उसके बाद फिर हम इसके आधार पर आगे की कार्य योजना भी बनाएंगे। यमुना को साफ करने के लिए इससे पहले सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन पानी कभी भी इतना साफ नहीं हो पाया। जबकि ज्यादातर सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट ये दावा करती रही है कि यमुना में गंदगी के लिए फैक्ट्रियां जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर यूपी के प्रयागराज में खत्म होने वाली यमुना की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली में इसका हिस्सा केवल 54 किलोमीटर लंबा है। लेकिन एनजीटी के आदेश पर बनी यमुना मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि यमुना में कुल प्रदूषण का करीब 76% केवल दिल्ली में होता। पिछले साल दिल्ली में 910 फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाया गया था। ये वो फैक्ट्रियां थी जो जहरीला कचरा सीधा यमुना में बहाती थी, लेकिन प्रदूषण इसके बाद भी बंद नहीं हुआ। अलग अलग सरकारी विभागों की रिपोर्ट बताती है कि ऐसी फैक्ट्रियां दिल्ली में हजारों में हैं जो यमुना में गंदगी की जिम्मेदार हैं। बड़ी संख्या में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो उन नालों में कचरा बहाती हैं जो यमुना में आकर मिल जाते हैं। और लॉकडाउन के दौरान ये सभी उद्योग बंद होने के कारण साफ हुआ नदी का पानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। केवल यमुना ही नहीं बल्कि गंगा का पानी भी पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। जबकि गंगा का पानी साफ करने के लिए केंद्र सरकार के कई विभाग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पाए थे। वाराणसी के घाटों पर पानी इतना साफ है कि नदी की तलहटी भी साफ दिख रही है। मछलियां जो पहले पानी के ऊपर नहीं आया करती थीं, अब किनारों पर भी तैरती हुई दिख रही हैं।
दशकों से गंगा को देख रहे लोग भी गंगा में ये बदलाव देखकर हैरान हैं। एक तो डिस्टरबेंस कम हुआ, दूसरा क्लीनिंग कैपेसिटी बढ़ी, तो इसलिए काफी अच्छा हुआ। गंगा के जल में कम से कम हम कह सकते हैं, अगर जनरल दृष्टि से कहा जाए तो 40 to 50% इंप्रूवमेंट हो गया है इसके इन 15 दिनों। गंगा में ये बदलाव केवल वाराणसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कानपुर, जहां गंगा हमेशा मैली दिखाई देती थी, वहां भी अब पानी साफ है। सूत्रों के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए भारत सरकार तैयार है और विदेश मंत्रालय कई देशों की मांग पर आखिरी फैसला लेगा। दरअसल 6 से 7 देशों से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मांग अधिक की गई, जिनमें अमेरिका, ब्राजील, स्पेन और जर्मनी शामिल हैं। दरअसल कोरोना से निपटने में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल की प्रभावी भूमिका को देखते हुए भारत की तरफ से 25 मार्च को एक आदेश जारी कर 3 अपवादों के साथ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन 4 अप्रैल को एक नए आदेश के जरिए सरकार ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली रक्षा मंत्री की अगुवाई में जीओएम की बैठक में भी इस मसले पर एक बार फिर से चर्चा हो सकती है। यूपी के बरेली में लॉकडाउन का पालन कराने निकली पुलिस पर उपद्रवियों की भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस अफसर अभिषेक वर्मा को भी हल्की चोटें आईं। बरेली की घटना के सामने आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और जैसे ही पुलिस को सख्ती की हरी झंडी मिली, बरेली पुलिस का एक अमला प्रभावित इलाके में पहुंच गया। पुलिस का गुस्सा उसकी चाल और आवाज में साफ नजर आया। असल में बरेली के करमपुर इलाके में जब 2 पुलिसकर्मी लॉकडाउन का पालन कराने पहुंचे तो कुछ लोगों ने हाथापाई कर उन्हें भगा दिया। जब दोनों सिपाही पास की पुलिस चौकी पहुंचे तो भीड़ वहां भी पहुंच गई। तो 2 पुलिसकर्मियों को देखकर गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस वाले चौकी पे चले गए, फिर पुलिस गांव वालों ने पूरी भीड़ इकट्ठा करके चौकी पे गए, फिर चौकी पे उन्होंने काफी तांडव किया। इसके बाद पुलिस का सब्र जवाब दे गया। फौरन पुलिस का एक दस्ता लॉकडाउन का पालन कराने और आरोपियों को पकड़ने निकल पड़ा। फिर तो पुलिस के हत्थे जो चढ़ा उसकी जमकर खबर ली गई। इसमें हम एक नजीर पेश करेंगे जिनमें आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति पुलिस पार्टी या चौकी पे हमला करने की अपने सपने में भी ना सोचे। कोरोना वायरस पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। देश के राष्ट्रपति से लेकर सांसदों तक सभी इन फैसलों के दायरे में आए। फैसला लिया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सभी सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। संसद अधिनियम 1954 के तहत कैबिनेट ने वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी। इसके अलावा सांसदों को अगले 2 साल तक सांसद निधि भी जारी नहीं होगी। हर सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए बतौर सांसद निधि विकास के काम करवाने के लिए दिए जाते हैं। 2 साल के लिए सांसद निधि जारी न करने से 7,900 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से जंग में किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सांसद निधि काटने के बजाय सरकार को अपने खर्चे कम करने पर ध्यान देना चाहिए। ये पैसा खत्म कर देंगे तो सीधे सीधे इसका प्रतिकूल प्रभाव एमपी के इलाके के लोगों और वहां की जनता पर पड़ेगा। इसका नुकसान जनता को सीधे सीधे पूरे देश के अंदर होगा। और यही नहीं, एमपी के रोल और फंक्शंस, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अगर देश के सांसदों की आवाज ही चली गई तो फिर देश की संसद प्रभावी तौर से काम कैसे करेगी। कांग्रेस नेताओं के बयान आते ही बीजेपी ने भी पलटवार किया। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस केवल अड़ंगे लगाने का काम कर रही है। मैं मानता हूं कि एक अच्छा कदम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पे भी एतराज है। कांग्रेस पार्टी कोई सहयोग कोरोना के मुद्दे पर देश को नहीं दे रही है, लेकिन सरकार जितने भी फैसले ले रही है उस पर कांग्रेस को एतराज करने की आदत लग गई है, लत लग गई है। गुजरात के सूरत में एक महिला डॉक्टर पर हमले की कोशिश और बदसलूकी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि जिस डॉक्टर पर हमला हुआ वो सूरत के ही एक सरकारी अस्पताल में काम करती हैं, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, जिस पर उसकी हाउसिंग सोसाइटी में खूब हंगामा हुआ। एक आदमी ने तो उसके घर का दरवाजा भी जोर से पटका और इसके बाद उसे घर खाली करने की भी धमकी दे दी। तू क्या करेगी? डॉक्टर क्या हो गया मेरा? जंगली रास्कल। वायरल वीडियो में साफ दिखा कि उसने डॉक्टर पर हमले की भी कोशिश की और उसे घटना का वीडियो बनाने से भी रोका गया। घर में है, क्लिनिक में नहीं है। मोबाइल बंद करा लो, वीडियो डिलीट करा लो। लोगों का गुस्सा देख डॉक्टर डर गईं और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। आंटी तमें साइड दो। कार के लिए साइड में जाएगा आंटी। रोटी करा रहा है, फिर सुनती नहीं है तू। जा जो करना कर ले तू। वहां रहने वाले लोगों का दावा है कि डॉक्टर अपने कुत्ते को लेकर बाहर घूमने ले गई थी, जिसके बाद यह हंगामा हुआ। उन्होंने उसे परेशान करने के आरोपों से भी इनकार किया। हालांकि कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटी डॉक्टर का दावा है कि उसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। बार बार ये उनका तरफ से कंप्लेन आ रहा है कि ऐसा तुम कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, जबकि बात यही है कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ और उनको यही बात पसंद नहीं है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। लॉकडाउन के समय कर्नाटक के चामराजनगर में एक जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। अलग अलग राज्यों में होने की वजह से इस जोड़े की शादी में कई मुश्किलें आई, लेकिन सभी मुश्किलों को पार कर और लॉकडाउन का पालन करते हुए इस जोड़े ने शादी कर ली। शादी में सिर्फ परिवार और गिने चुने रिश्तेदार शामिल हुए, जिनमें कई लोग रस्मों के समय मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। बताया गया कि शादी होने के बाद लड़के और लड़की की स्क्रीनिंग भी करवाई गई, जिसके बाद उन्हें उनके घर भेज दिया गया। मास्क, सैनिटाइजर और ट्रेनों की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने के बाद रेलवे ने वेंटिलेटर बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली। ये वेंटिलेटर कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में बनाया गया। वेंटिलेटर उस मशीन को कहते हैं जो सांस लेने में मरीज की मदद करती है, और ये मशीन अब रेलवे ने भी बना ली है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वेंटिलेटर को जीवन नाम दिया गया है। भारत में अभी एक वेंटिलेटर मशीन की कीमत 5 से 15 लाख रुपए तक होती है, लेकिन रेलवे का दावा है कि उसका बनाया वेंटिलेटर बिना कंप्रेसर के 10,000 रुपए में मिल सकेगा। इस वेंटिलेटर को फिलहाल सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। रेलवे का दावा है कि मंजूरी मिलने पर वो रोजाना 100 ऐसे वेंटिलेटर बना सकती है। कपूरथला की तरह ही हरियाणा के जगाधरी में भी रेलवे के इंजीनियरों को बड़ी कामयाबी मिली। जगाधरी की रेल कोच फैक्ट्री में डॉक्टरों के लिए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट तैयार की गई, जिसे रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ से मंजूरी भी मिल गई और मंत्रालय की तरफ से इसका एक वीडियो भी ट्वीट किया गया। इस वीडियो में एक आदमी इन्फेक्शन से बचाने वाला कोट पहने दिखा। इसके अलावा उसने मास्क भी लगाया हुआ था। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट डॉक्टरों के लिए होती है, जिसमें कोट, चश्मा, मास्क और दस्तानों के अलावा कई चीजें होती हैं जो उन्हें मरीजों के इलाज के दौरान इन्फेक्शन से बचाती हैं। कल हमारे सैंपल्स डीआरडीओ ने अप्रूव कर दिए हैं और अब हम लोग इसका मास प्रोडक्शन शुरू करेंगे। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका डिज़ाइन बनाकर भारतीय रेलवे की बाकी इकाइयों को दे दें ताकि जगह जगह इसका प्रोडक्शन हो सके। जगाधरी की ही रेल कोच फैक्ट्री में एक फ्यूमिगेशन टनल भी बनाया गया है। इसे बनाने के लिए ट्रेन के एक डिब्बे का इस्तेमाल किया गया है। इस टनल में घुसने पर दवा का छिड़काव शुरू हो जाता है और बाहर निकलने पर यह छिड़काव रुक जाता है। लॉकडाउन के समय हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। बीजेपी विधायक अपने कुछ समर्थकों के साथ मशाल और मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतरे और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर कोरोना वायरस के विरोध में जमकर नारे भी लगाए। इस बीच बीजेपी विधायक और वहां मौजूद सभी लोगों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखना जरूरी है। ये सभी लोग एक दूसरे के करीब खड़े दिखाई दिए, इस बीमारी का विरोध करते रहे। मध्य अमेरिका के देश पनामा में वहां के एक पादरी ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर लोगों को आशीर्वाद दिया। कोरोना वायरस की वजह से पूरे पनामा में लॉकडाउन लागू है और चर्च भी बंद है। ऐसे में ईसाइयों के त्योहार पाम संडे के दिन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए वहां के पादरी ने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। इससे पहले पादरी पूरे रीति रिवाज के साथ वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार हुए और उन्होंने पनामा सिटी के ऊपर उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने आसमान से ही पवित्र जल छिड़का और लोगों को आशीर्वाद दिया। पाम संडे ईसाइयों का एक पवित्र त्योहार है। इस दिन बड़ी तादाद में लोग चर्च पहुंचते हैं, जहां पादरी पवित्र जल छिड़ककर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से पूरे पनामा में लॉकडाउन लागू है और लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक है।
केरल के एर्नाकुलम जिले में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने के लिए एक ऐसा बूथ बनाया गया जो स्वास्थ्य कर्मियों को वायरस की चपेट में आने से बचा सकता है। ये बूथ एर्नाकुलम के कलम शशोरी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बनाया है। वहां इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया। ये बूथ चारों तरफ से बंद है। इसमें आगे की तरफ हाथ डालने के लिए 2 छेद दिए गए हैं जिनमें दस्तानों को बांधा गया है। कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेने के लिए डॉक्टरों को बस इस बूथ में जाकर खड़ा होना होता है। इसके बाद वो अंदर से दस्तानों में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं। एक एक कर कोरोना संदिग्धों का सैंपल लेते हैं। इससे उनके वायरस की चपेट में आने का खतरा भी कम रहता है और सुरक्षा किट के बिना भी काम कर पाते हैं। दक्षिण कोरिया में कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेने के लिए इस तरह के बूथों का इस्तेमाल पहले से हो रहा है और भारत में केरल पहला ऐसा राज्य है जहां सैंपल लेने के लिए इस तरीके को अपनाया गया है। मुंबई के पास भिवंडी में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों और नगर निगम के कर्मचारियों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिसकर्मी और नगर निगम के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके वायरस की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है। उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से एक टीम मौके पर पहुंची और बारी बारी से पुलिस वालों और नगर निगम के कर्मचारियों पर सैनिटाइजर का स्प्रे किया गया। महाराष्ट्र के वर्धा में बीजेपी विधायक के जन्मदिन के मौके पर खाना लेने पहुंचे लोगों ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। बताया गया कि विधायक दादाराव केचे के आवास पर जरूरतमंद लोगों को खाना बांटने का काम किया गया था, जिसे लेने के लिए लोगों की भीड़ विधायक के आवास पर पहुंच गई। लॉकडाउन के दौरान इतनी भारी संख्या में पहुंचे लोगों को संभालना भी मुश्किल हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि जिस जगह पर खाना बांटा जा रहा था उसके आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी दिखी। इस दौरान खाना लेने पहुंचे लोग बिना मास्क लगाए एक दूसरे के पास खड़े नजर आए। हालांकि लोगों की सुरक्षा के लिए विधायक के आवास के बाहर गोल निशान भी बनाए गए थे, लेकिन लोगों ने इन निशानों पर कोई ध्यान नहीं दिया और खाना पाने के लिए मारामारी करने लगे। लोगों की भीड़ का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। हालांकि विधायक ने इसे विरोधियों की साजिश बताया। अंतर आपण 5 फूट ठेवलं पाहिजे असं आश्वासन आम्ही करत असताना आमच्याच घरी वाढदिवसानिमित्त गर्दी होणं हे आमच्या दृष्टीनं उपयोगाचं नाही आणि हे विरोधकांचं षड्यंत्र आहे। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लगाया गया लॉकडाउन खत्म होगा या फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार ने अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन राज्यों की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य में लॉकडाउन आगे बढ़ाने के संकेत दिए। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के हॉटस्पॉट यानी वो इलाके जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है उन इलाकों को छोड़कर धीरे धीरे राज्य से लॉकडाउन हटाने के संकेत दिए। जबकि असम में लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, इस पर वहां की सरकार 9 अप्रैल के बाद फैसला लेगी। इसी तरह बिहार सरकार 10 अप्रैल के बाद यह फैसला करेगी कि राज्य में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं। वहीं तेलंगाना सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लगाए गए 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वो हर स्थिति के लिए तैयार हैं और देश हित में पीएम मोदी जो भी फैसला लेंगे वो उसका पालन करेंगे। अभी हमको सतर्क रहना है। ये खतरा समाप्त नहीं हुआ है, ये खतरा अभी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। भले ही हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड ये 14-15 अप्रैल का है, लेकिन स्थितियों पर निर्भर करता है कि आगे किस प्रकार का आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। हम हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। अगर लॉकडाउन समाप्त होता है तो उसको फेजेज में समाप्त करने की बात, इसके लिए भी हम तैयार हैं। और अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है इसके लिए भी हम तैयार हैं। आज किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कही जा सकती। हम हर स्थिति के लिए तैयार रहें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हवाई फायरिंग करने के आरोप में बीजेपी नेता पर केस दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री की अपील के बाद एक दिन पहले रात 9 बजे 9 मिनट के लिए पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल था, क्योंकि लोगों ने कोरोना की लड़ाई में एकजुटता का संदेश दिया था। लेकिन इस मौके पर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बीजेपी नेता इतनी उत्साहित हो गई थीं कि उन्होंने दिया जलाने के बाद हवाई फायरिंग कर दी थी। हद तो तब हो गई जब बीजेपी नेता मंजू तिवारी ने अपना फायरिंग करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और वो वायरल होने लगा। जिसके बाद मंजू तिवारी की इस हरकत पर पुलिस ने एक्शन लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 5 अप्रैल की
एक घटना दिखाई जा रही है जिसमें श्रीमती मंजू तिवारी द्वारा फायरिंग की जा रही है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली नगर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मंजू तिवारी बलरामपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और खबर है कि उनकी इस करतूत से पार्टी नाराज है। यही वजह रही कि एक दिन पहले जोश में बंदूक से गोली चलाने वाली मंजू तिवारी के तेवर बदल गए और अगले दिन उन्होंने हाथ जोड़कर अपने किए पर माफी मांगी। हमें धारा 144 का ध्यान थोड़ा भूल गए या गलती हुई, इसके लिए मैं सभी लोगों से माफी चाहती हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि अति उत्साह में दीपावली हो रही थी, ऐसे में मुझसे गलती हुई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 301 हो गई है। अकेले कोटा में पिछले 2 दिनों में 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें 9 लोग एक ही परिवार के बताए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने वहां के एक इलाके में 9 अप्रैल सुबह 10 बजे तक के लिए कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। इनके अलावा राजस्थान के बीकानेर और टोंक से भी नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। बिहार के कटिहार में खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कुछ बैंक कर्मचारियों ने खास तरह की एक ड्रेस तैयार करवा ली। इस बीमारी से जंग के बीच ये कर्मचारी लगातार ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यही वजह रही कि इन बैंक कर्मचारियों ने अपने लिए एक खास ड्रेस बनवा ली ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इस ड्रेस में ये बैंक कर्मचारी सिर से लेकर पैरों तक ढके नजर आए। साथ ही कर्मचारियों की पहचान के लिए इस ड्रेस पर बैंक का लोगो भी बनवाया गया। खुद को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का ड्रेस जरूरी है जो कि पूरी तरह से ढका हुआ हो। कोरोना से बचने के लिए बनवाई गई बैंक कर्मचारियों की ये खास ड्रेस वहां पहुंचे ग्राहकों को भी खूब पसंद आई। यहाँ की व्यवस्था हमें देख के बहुत अच्छा लगा। देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच बिहार के मजदूरों का पलायन भी जारी है। 9 मजदूरों का एक जत्था बिहार के मधेपुरा कॉलेज चौक से गुजरता दिखा, जिसके बाद उन्हें रोककर पूछताछ हुई। पूछताछ में पता चला कि ये सभी मजदूर आगरा से पैदल चलते हुए आए हैं। फिलहाल इन्हें कुछ दिन क्वारंटीन सेंटर में रखने के बाद ही घर भेजा जाएगा। ये 9 लोग आगरा से लेबर क्लास के लोग हैं। आगरा से 1 तारीख को वहाँ से चले हैं। आज ये लोग पहुँचे हैं, तो इन लोगों को अभी हम लोग स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। मेडिकल जांच होने के बाद इनकी रहने और खाने की व्यवस्था दशहरा में हम लोग कर रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना पर रोकथाम के लिए गहलोत सरकार ने जो मॉडल अपनाया, खबरें हैं कि केंद्र सरकार वही मॉडल देश में कई जगहों पर लागू करने पर विचार कर रही है। आज से 1 हफ्ते पहले तक राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा थी। वहां एक डॉक्टर के कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद कई स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सरकार ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया था। इसके अलावा जिले की सीमाओं को भी बंद कर दिया गया। गहलोत सरकार के मुताबिक उसने कोरोना पर रोकथाम के लिए घर घर जाकर 25 लाख लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की। पहले से 16,000 से पहले दौर में 16,000 से ज्यादा लोग ऐसे मिले जिन्हें बुखार, जुकाम, खांसी और सिरदर्द था। सरकार ने इन लोगों को क्वारंटीन कर दिया। कुछ दिन बाद फिर से मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और इस दफा 16,000 में केवल 1200 लोगों को ही क्वारंटीन किया गया। लोग बाहर ना निकलें, इसके लिए तो वहां अब भी घर घर गाड़ियों से खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। इस सख्ती की वजह से ही भीलवाड़ा में कोरोना के मरीजों की संख्या केवल 27 ही है, जिनमें 19 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कल भारत सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें भारत के सारे ज़िले से सुन रहे थे। उसमें भीलवाड़ा का प्रेजेंटेशन हुआ और अंत में जब उन्होंने कंक्लूड किया तो उन्होंने कहा कि ये जो रूथलेस कंटेनमेंट भीलवाड़ा में डिप्लॉय किया गया था, यही एक इलाज है जहाँ पे ये आउटब्रेक के हॉटस्पॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने का। और उन्होंने एक तरह से हमारी जो स्ट्रैटेजी थी उसको एंडोर्स किया। बिहार के लखीसराय में कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन का पालन नहीं होने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं पुलिस लगातार लोगों से घर में सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पहाड़ का मलबा अचानक नीचे गिरने लगा। मलबा गिरने की वजह से वहां रह रहे कई परिवारों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया, क्योंकि उस इलाके में अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा। पहाड़ के खिसकने की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से उस इलाके को खाली करने की अपील की। इस लैंडस्लाइड के नीचे जितने भी घर आ रहे हैं वो सभी अपने अपने घरों को खाली कर दें। यही नहीं, पुलिस ने लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होने में उनकी मदद भी की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी एक मकान से सामान निकालकर दूसरी जगह रखता